बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। कल का वीलॉग अगर आप लोगों ने देखा हो और जो मेरे नाज़रीन रेगुलरली देखते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब 23 दिसंबर तक कई अनवा इक़साम के चुकमा देने के माहिर हैं। आज तो उन्होंने एयरवाई के साथ जो प्रोग्राम किया है उसकी मैं अभी आपको ऑडियो सुनवा देता हूँ। ये पैगाम बहुत कुछ कह रहा है। ये बात कही 3 महीने पहले मैंने मोहन से मैंने कहा, देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, पीटीआई के मोहसिन है, यार खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोलें। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोहन हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहता है यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई। तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ और उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए और हर चीज की अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे। किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, IMF का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिए। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है? मुंह उठा के जो मर्जी आए, वो चीमा और उसकी बेगम शुरू हो जाते। और यार आप अपनी औकात में रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा। और परवेज़ इलाही साहब ने कितने पैंतरे बदलने हैं और कहाँ तक जाना है, ये मुझे पता है कि जब परसों इस्लामाबाद में उनकी तलबी हुई है, मैं जानबूझ के रावलपिंडी नहीं कह रहा हूँ, इस्लामाबाद कह रहा हूँ, तो वहाँ पे जाहिर है कि कोई गेम प्लान बना होगा। अब क्या बात हुई होगी परसों इस्लामाबाद में? मुमकिन है तौर पे बात ये हुई होगी कि परवेज़ इलाही साहब ने रिपोर्ट दी होगी कि इमरान खान साहब जो हैं अब असेंबली तोड़ने पर तुल गए हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी थोड़ी देखते जाएँ कि परवेज़ इलाही साहब ने धोखा ही कहना चाहिए PDM और पीपल्स पार्टी और ANP के मुश्तरका अलायंस को दिया और अगले दिन जाके इमरान खान साहब ने पलटा खाया, तो उनकी जो साख इतनी बुरी तरह मुतासर हुई है कि अब ये इतना आसान नहीं है कि अब परवेज़ इलाही साहब के पास ये चॉइस रहेगी कि वो कहेंगे कि मैं PDM के साथ क्या वज़ीर आला बन जाऊँगा। हो सकता है सियासत के अंदर इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है, PDM भी थोड़ा सा अपने जो है इज़्ज़त बेइज्जती को एक तरफ रखेगी और परवेज़ इलाही भी रखेंगे, और हो सकता है इनका अलायंस भी हो जाए। ये सारे मुमकिनात हैं और पाकिस्तान में तो हर चीज़ मुमकिन है और किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल है। अब परवेज़ इलाही साहब जब आए होंगे इमरान खान साहब के पास, तो ज़ाहिर है कि उनके पास अब वो एक स्पेस कम हो गई है। अब जब स्पेस उनके पास कम हुई है तो उन्होंने इसी के अंदर पर जहान पैदा करना है इमरान खान साहब के जो पार्टी के अंदर। तो इसमें दूसरी बात यह है कि मुनस इलाही साहब जो हैं उनकी एक ऑब्सेशन है, वो ये समझते हैं और बिल्कुल ठीक समझते हैं कि मुनस इलाही की सियासत जो है बहुत ही, मुनस इलाही के एम्बिशियस आदमी हैं। सियासत के अंदर कोई बड़ा मकाम पैदा करने की एक तलब है, सलाहियतें हैं कि नहीं है मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। तलब तो अब हमजा शहबाज साहब में भी है और बहुत सारे लोग में है जिनको मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके अंदर सलाहियतें नाम की चीज़ करीब से नहीं फटकी। लेकिन बहरहाल तलब का क्या किया जाए, ख्वाहिशात तो जो है ना इंसान को जो है कि जितना तक मर्जी उनको भगाता फिरे ख्वाहिशात के घोड़ों को। तो मुनस इलाही साहब ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ एक लवारसों की पार्टी है और खुद पंजाब के अंदर मेरी बड़ी स्पेस है। ये मेरा ख्याल में उनकी खाम ख्याली है दो चीज़ों पे। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब आज तक उन्होंने किसी का एहसान नहीं रखा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। वो एहसान का बदला जो है मौसम खुशी में चुकाते हैं। एक बंदा दिखा दे क्रिकेट के ज़माने में माजिद खान से लेके जिस बंदे ने उनकी उंगली पकड़ी क्रिकेट में, जिस बंदे ने सियासत में उनकी उंगली पकड़ी या उनको मददगार साबित हुए, वो कब किस वक्त ठिकाने लगे। एहसान करने वाले उनके स्केलेटन पड़े इमरान खान साहब की अलमारियों में भरे पड़े हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल बाजवा ने जहाँ से इमरान खान साहब को हटाया और जहाँ तक पहुँचाया,
उसके बाद जिस तरीके चलाया, आज यही आपने सुना है उनके जो कन्वर्सेशन जो उन्होंने आज रिकॉर्ड कराया है, जो आपको अभी उनकी ऑडियो मैंने सुनाई है परवेज़ इलाही साहब की। उन्होंने यही कहा है कि जी आपके लिए वो पैसे इकट्ठे करते रहे, आपके लिए ताजरों को मिलते रहे। वो कल कह रहे थे ना कि ताजे परेशान है, ताजे तो परेशान थे कि बाजवा के बाहर रोज़ाना, बाजवा साहब के बाहर रोज़ाना बैठे होते थे। बहरहाल बाजवा साहब को तो उनके गुनाहों की सज़ा मिलनी है। जो कुछ उन्होंने इस रियासत के साथ जराइम किए हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो काबिल माफ़ी हैं। इमरान खान साहब को तो दुख है अपनी इक़्तिदार का, मुझे दुख है रियासत पाकिस्तान का कि रियासत पाकिस्तान के साथ बाजवा साहब ने जितने जुराइम किए हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में जो 4-5 जो बड़े मुजरमों में अपना नाम लिखवा दिया है। ये कम जुर्म है कि सीप पैक का चलते प्रोजेक्ट तबाह कर दिया। ये कम जुर्म है कि पाकिस्तान जो है कहाँ पे 2017-2018 में कहाँ पहुँच रहा था। अभी परवेज़ इलाही साहब को टच करते हैं, अभी ये चीज़ आई है तो मैं इमरान खान साहब की 2-3 चीज़ें और भी इनकॉर्पोरेट करता है जो इसी में ज़मीन को इधर जब जिक्र चल ही निकले तो थोड़ा सा दराज कर लेते हैं जिक्र को। इमरान खान साहब का एक बड़ा मशहूर एक बात है जिसको मैंने अपने अंदाज में ट्विस्ट किया। उनकी मुलाकात थी बाजवा साहब से प्रेसिडेंट हाउस में अलवी साहब की मौजूदगी में। किसी ने सवाल किया सहाफ़ी ने कि आपकी मुलाकात हुई है, अब बड़ा था तो छुपाते रहे मुलाकात। बहरहाल यहाँ पे तो कौन सी मुलाकात है। फैज़ हमीद साहब जो है सरकारी तौर पे कितनी दफ़ा इमरान खान से मिले, बनीगाला में कितनी दफ़ा मिले, सेफ हाउस में कितनी दफ़ा मिले, कौन किससे मिला, फैज़ हमीद बाजवा साहब से कितनी दफ़ा मिले, कौन की, ये सारी चीज़ें हर एक के पास हैं। शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा बाजवा को किस तरीके से मिले, किस किस के साथ जाके मिले, कि किसको नहीं पता। ये जब बातें हमारे तक पहुँच जाती हैं इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो चक्कर लगा के आई हैं, कराची से लेकर चतराल तक। अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी मुलाकात के बाद जब सवाल हुआ कि हजूर मुलाकात में क्या हुआ, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। बात जो की मुझे उससे कोई गार नहीं, लेकिन मैं उसको थोड़ा तोड़ा है और उसको थोड़ा मरोड़ा है। बात की कि मैं सच बोल नहीं सकता और झूठ बोलने की मुझे इजाज़त नहीं है। ये बात उनकी फ़िक्र नहीं है, ये मेरे अपने उसमें थोड़ा सा अल्लाह आगे पीछे मैंने कर दिया। अब बात यह है कि कल जो उन्होंने जो कुछ फरमाया, जो उन्होंने बड़ी तारीखी तकरीर की, और तहरीक इंसाफ वाले बड़े चार्ज हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले तो जब उनके ज़ुबान से चंद फ़िक्रें निकल आए तो वो 7वें आसमान तक उनको टच कर रहे होते हैं, वो इतने अपबीट होते हैं। तो जो कल जो कुछ फरमाया कि सच इमरान खान साहब ने कभी पूरा बोला नहीं है, हमेशा बदकिस्मती से जब भी बोलते हैं उनको कसरत से झूठ बोलने की आदत है। मैं इस इमरान खान साहब से वाकिफ़ नहीं था, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इमरान खान साहब के अंदर इस रवानी से झूठ बोलने की आदत नहीं थी, बल्कि बड़े मामूली शायद कुछ झूठ के, जैसे कि हम अक्सर हमारे यहाँ थोड़ी गुंजाइश होती है। लेकिन अब उन्होंने नई वारदात जो शुरू की है वो ये कि आधा सच बोल के वो एक अपनी एक नई वारदात डालते हैं। मतलब जब वो बता रहे थे कि गूगल करें, गूगल सबको बता रहा है, और गूगल के अंदर आप ये देखेंगे कि मेरे दौर के आखिरी दिनों में इकॉनमी कहाँ खड़ी थी। बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई मानने में आ रहा नहीं है कि आपके आखिरी दौर में इकॉनमी आज से बहुत बेहतर थी। लेकिन गूगल करें और नवाज शरीफ के 2017 और 2018 की इकॉनमी निकालें और अपनी 2021 और 22 की इकॉनमी निकालें, और ये गूगल करें, गूगल में सब कुछ है। तो ये बताने में क्या हर्ज था? क्यों नहीं लोगों को बताते कि नवाज शरीफ ने जब 2013 में पाकिस्तान उठाया था तो करप्शन इंडेक्स के ऊपर, आपका तो है ना मुल्क में करप्शन खत्म करनी थी, यही कल बताते रहे ना कि लोग लूट गए मार गए। करप्शन इंडेक्स में 139वें दर्जे पे था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2013 में इक़्तिदार छोड़ के गई। 2017 में 116 पे आ गया। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान ने हाईएस्ट। इसका मतलब है कि करप्शन इतनी ड्रॉप हुई कि 116 पे आ गई। इमरान खान साहब 2021 दिसंबर में करप्शन इंडेक्स में हम कहाँ थे? 140। पहली दफ़ा हमने 141, ये हमने रिकॉर्ड कायम किया कि इस हुकूमत में, जिसको हम कहते हैं साफ शफाफ। इसी उसमें आप कहते हैं जी कि आज भी फरमा रहे हो, कई दफ़ा फरमा रहे हो मैंने करप्शन की होती तो मैं ये एक घड़ी का केस ना चलाते। आप गलत बयानी कर रहे हो। आप क्यों नहीं कहते कि केसेस उन्होंने सारे चलाए हुए हैं? मैं अभी रियाज मलिक साहब का $250 मिलियन की बात भी नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आपने 458 कनाल ज़मीन सुहावा मिली अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की, और जहाँ आपके 3-4 करोड़ 30-40-50 करोड़ की उन्होंने बिल्डिंग बना के दी है, और उस पर नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं, 5 कैरेट कुछ भी नहीं कर रही। मैं तो कह रहा हूँ जो आखिरी जो हीरे जवाहरात के बारे में जो 4-5 दिन से शोरो होगा है, जो हर टेलीविज़न स्टेशन की जीनत बने हुए हैं, इसके बारे में भी आप लबकुशाई कर देते, फरमा देते कि ये जो 6-7 अरब का हीरे का सेट जो कि तोशाखाना किया ही नहीं है,
और घर से आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए या 80 लाख रुपए भिजवा दिए। कितने? 6 अरब रुपए या 5 अरब रुपए या 4 अरब रुपए, कितने हो गए? 400 करोड़ रुपए हो गए। 400 4 भी लगाए, कितने भिजवाए? 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भिजवाए। आप कहते हैं जी ये घड़ी का केस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है। ये होता है कि मैं हमेशा कहते इमरान खान, आप अपने सिर्फ उन लोगों को धोखा देते हैं जो आपके ऊपर मर मिटते हैं, जो आपके दीवाने हैं, जो आपके परवाने हैं। मैं तो नहीं मान रहा हूँ ना, उन्होंने क्या कसूर किया है? क्या उनको सच नहीं बता सकते? क्या सच से आप डरते हैं? आज फिर बता रहे हैं कि बाजवा गद्दार है। तो परवेज़ इलाही साहब को और बाजवा को फिर आज आपने लान तान की। मेरा ख्याल है कि आप भूल गए हैं कि बाजवा ने कहाँ से आपको उठाया और किस तरीके से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, साकिब निसार, सारा निज़ाम तहस नहस कर दिया। मेरा तो ख्याल है कि इंसान थोड़ा सा सोचता कि यार इन लोगों ने मुझे वहाँ उठाया जहाँ पे मैं शायद चांद, अगर ये मेरे सर पे हाथ ना रखते पाकिस्तान 3 जर्नैल, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर, तो शायद आप तारीख के डस्टबिन में पड़े होते, सियासत के रद्दी की टोकरी में पड़े होते। उठाया, आपको उठा के ड्रेसअप करके आर्टिस्ट बिठाया और उसके बाद आपको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। और उसके बाद जो रियासत पाकिस्तान का कर्जा था 24 अरब रुपया और 6,000 अरब जो था वो कॉरपोरेशन का था। 30,000 अरब आपने कितना शो बचाया कि 30,000 अरब, और कितने पे लिए थे? 14,000 अरब पे पीपल्स पार्टी से लिया था मुस्लिम नून ने और 24,000 अरब पे 5 साल में पहुँचाया था। क्या बना? 12,000 मेगावाट बिजली, सखर तक, पिंडी से मानसेरा तक और आगे तक मोटरवे, रावलपिंडी से DI खान तक मोटरवे, कौन कौन सी जगह से मोटरवे, यहाँ से मुल्तान साइड पे लाहौर पे एक पूरा नया रूट निकाला। फिर उसके बाद कोयटा से ग्वादर तक एक पूरा नया रूट निकाला। ये सारी 3-4 साल में हुई। बिजली हमारे पास 2013 में 24 घंटे 25 घंटे नहीं थी। 12,000 मेगावाट न होते तो मैं देखता इंडस्ट्री कैसे चले। यहाँ तो जिनिंग फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी 2013-2014 में, और CPEC के 56 अरब डॉलर के मंसूबे जो थे वो ट्रिगर हो चुके थे। 400-450 अरब जो ईरान के साथ हुए चाबहार के लिए, ये हमारा प्रोजेक्ट था CPEC का, जो हमसे नाराज होकर चले गए। आप लोगों ने नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया तो 3.5 साल में 55,000 अरब पे कर्जे पहुंचा दिए। करप्शन का मैंने भी बता दिया, किसी माध्यम बता दें तो आप वो भी बता देते, गूगल करते और लोगों को बता देते। एक एक चीज़ के अंदर इस बर्बादी में आपका कसूर नहीं है। आज भी जो बर्बादी हो रही है कसूर नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज भी पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। ये सारा कसूर जनरल बाजवा का और उसके बंदों का। इस बारे में 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये गाली देने का हक आपको नहीं है, ये मेरे पास है। क्योंकि मैं 4 साल से कह रहा था कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ जराइम कर रहे हैं, जब ये आपको ला रहे थे, जब चलते निज़ाम को डिरेल कर रहे थे, फॉर नो रीज़न नवाज शरीफ की हुकूमत को डिरेल कर रहे थे। आज आप कहते हो जी कि इदारों के अंदर माफ़ी है, यानी कि आप क्यों नहीं खुल के कहते कि फ़ौज के अंदर माफ़ी है? क्योंकि आप प्राइवेट महफिलों में कह रहे हो। आपको अच्छी तरह पता है कि 26 नवंबर के बाद जितने वारदातें हो रही हैं, चाहे आपके ऑडियो कैसेट्स आ रही हैं फर्स्ट लेडी की या आज़म स्वाति साहब के साथ हो रहा है, ये सारे के सारे आप प्राइवेट महफिलों में ही कह रहे हो। अब बिल्कुल सही कह रहे हो कि यह मैनेजमेंट करा रही है, लेकिन आपके पास इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है। आज आप बाजवा को एक गाली इसलिए देते हो कि आपको गुस्सा बाजवा की नहीं है कि मैं आपको बचाया क्यों नहीं। हालांकि परवेज़ इलाही और बहुत सारे बंदे आपको पता चलेंगे जिनको बाजवा फ़ोन करता रहे कि आपकी हुकूमत को जो बच जाना चाहिए आखिरी दिनों में, क्योंकि वो अपनी गेम करना चाहता था। वो चाहता था कि आपसे किसी तरह एक्सटेंशन मिल जाए। उस वक्त तीर उनके हाथ से निकल चुका था, लेकिन हो सकता है कि ना किया, लेकिन हिस्सा तो बांटा ना, आपको मिला। लेकिन जो दूसरी गालियाँ बाजवा को देते हैं ना, वो बाजवा को नहीं दे रहे, आप इनको दे रहे हैं, जिनके लिए आपने 26 नवंबर को पिंडी में चढ़ाई की थी। अब लॉन्ग मार्च किसने निकाला था? असल क्राइसिस ये है कि हमारे यहाँ इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हमारे यहाँ हमारी जो इखलाकी कदर नहीं है कि हम सच बता सा लगोगे उन लोगों को कि हमने चढ़ाई क्यों की इस्लामाबाद में। आपने कहा था ना कि नवाज शरीफ एक ऐसे आर्मी को चीफ बनाना चाहते हैं जो नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करेगा और मुझे नायल करेगा। वही तो था जो DGIS होने के नाते से आपको बताया था कि जनाब करप्शन के खुरे आपके घर तक पहुंच रहे हैं। मैं तो नहीं था, वही था, और उसी का पता चला कि नवाज शरीफ उस पर अटका हुआ है। आखिरी दिनों पर ऐसी चशम कुशा होशरबा दास्तानें हैं कि जब शहबाज शरीफ 19 नवंबर को लंदन में पहुंचा
तो सारी उसकी दास्तान है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कैसे मोहम्मद बिन सलमान इन्वॉल्व हुआ। सबकी एक ही रट थी कि जी बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। अगर नवाज शरीफ ना डरता तो आप तो बाजवा पे मान चुके थे, आप तो उसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए आर्मी चीफ बनाता हूँ। ये असूल की गेम है, यानी कि अगर वो आपको इक़्तिदार दे दे तो बाजवा अच्छा। नवाज शरीफ ने तो आज तक किसी को इक़्तिदार नहीं दिया, उसको हटाया क्यों था 2017-18 में, कि 2019 में उन्हें पता है तो उसने आज तक किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। और इस बाजवे के लिए इतनी मिन्नतें तरले हुई, इतनी मिन्नतें तरनी हुई कि उनके आगे तो आखिर में कहा गया कि अगर आपने, और नहीं तो अगर आपने जनरल आसिम मुनीर को बनाया तो मुल्क में मार्शल लगा देंगे। ये बातें खुलेंगी ना, अब मेरे तक तो नहीं पहुंच गई हैं, तो हर एक तक होंगी। ज़ाहिर है मुझे शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं बताया, ना मुझे नवाज शरीफ साहब ने बताया, कि उनको बताया गया कि अगर आपने आसिम मुनीर को बनाया, आपको कहा गया कि आप वो एक आपके साथ लगाए हुए थे उन्होंने अपने बंदे, 3 बंदे, जनरल फैज़ और 1-2 और जनरल, जो आपको कहते थे कि आप से चले सड़कों पे ले आए। आपका ख्याल था कि आप जब आसिम मुनीर को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, हकीकत ये है कि बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं कहता था इतना मुतनाज़ आदमी को कैसे बनाएंगे, लेकिन आगे भी आपके जो सियासतदान टकरे हुए थे ना, जिनको बाजवा 9 महीने में आपके साथ उनको भी घेर रहा था, ख़ुसूसन नवाज शरीफ को और जरदारी को, फजल रहमान को, क्योंकि उनको पता था कि ये इनके अपने ख़ास सोच है और ये कोई ना कोई अपनी कार्रवाई डाल जाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब, किस्सा मुख्तसर ये है कि 26 नवंबर को जब आए तो उस वक्त ठंड प्रोग्राम था, आपको समझ नहीं आई कि हमें आपने करना क्या है, कि वो अब उस वक्त आप आर्मी चीफ के बारे में कहते तो आपको आपकी दास्तान तक मिट जाती। आपने इतना ज़रूर किया कि अगर अकल होती तो उसको मुलतवी कर देते। आपको के पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अपने लोगों को धोखा दोबारा देना था। जैसे 25 मई को आपने दिया था कि मैं 6 दिन धरने के नाकाम हुआ जब लॉन्ग मार्च, तो मैं 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूँ। नहीं, ज़ाहिर आपने नहीं आना था और ना आप आए, लेकिन आप कह के नहीं कहते मैं वर्कर्स को मैं 6 दिन बाद आऊँगा। आपने वजाहत दी कि क्यों नहीं आए, क्यों मुलतवी किया। इसी तरीके से 26 को आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़, आपका ख्याल था कि ये करेंगे, उनका ख्याल था कि आसान काम है, पता चला नहीं, जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो नामुमकिन सी चीज़ है। देखा नहीं है कि कैसे इस्तीफे आए, कैसे जनरल अजहर अब्बास और जनरल फैज़ अमीर कैसे 3-4-5 दिन पहले उनकी कमांड संभालने से पहले चले गए घरों को। पता नहीं कितने और चले गए होंगे जिनका हमें नाम भी नहीं मालूम। तो अब आप कह रहे हो कि ये अंदर माफ़ी है, और जनरल बाजवा को जो एक गाली दे तो अपना गुस्सा निकाल, तो एक गाली दे तो इसको। और परवेज़ इलाही साहब ने सही अपने रोने हैं, बहुत कुछ कह गए, यानी कि सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। मैं तो ये कहा है कि इमरान खान साहब, आप असम्बली तोड़ेंगे तो यू आर डैम्ड, आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे तो यू आर डैम्ड। अगर ना तोड़ते तो आप कह चुके थे मैं तोड़नी है, उसकी अलहदा एक सियासी कीमत थी। आपकी साख जो पहले 0/0 है, आपके अपने लोग जो फटीक ने नहीं माने, उनके ऊपर एक ग्रां गुजरता। तोड़ दिया तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोई ईजी गेम है? फर्ज किया ये आप जीत जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले भी आपके पास थी, वो इलेक्शन करा देंगे। और अगर आप हार गए तो फिर क्या बनेगा, और आपका क्या ख्याल, आपको ईजी है? मैं बता रहा हूँ कि असेंबली तोड़ने के सिले में आपको 1 महीने के अंदर आप डिस्क्वालीफाइड हो गए। ये अभी आप ये इसको लिख के अपने पास सारे मेरे नाज़रीन रख लें कि जैसे असेंबली टूटी 1 महीने के अंदर इमरान खान साहब सियासत से हरफ गलत की तरह मिट जाएंगे, नाहिल हो जाएंगे। ये उनका वादा। उन्होंने सिर्फ ये काम आप इसलिए कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि एक आपने लात और रसीद में पाकिस्तान ढेर हो जाएगा, जिसके लिए आपने कोशिश की, IMF को कहा कि कर्जे ना दो, हर तरह की चीज़ें कराएं। आपका ख्याल है कि सियासी तौर पे अफरा तफरी में इक़्तिसादी बुरान जो ज़्यादा सख्त होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सख्त होगा तो सबसे पहले हिट किसको करेगा? हमारी फ़ौजी इदारे को करेगा। वो 1/3 हिस्सा मांगते हैं बजट में से। तो ये मुआशी बदहाली जो है मेरे घर में जब पहुँचेगी सबसे पहले बड़े घरों में पहुँचेगी। इसलिए माफ़िए भी हैं, मैं आपके साथ हूँ, और ये अल्लाह के फजल और करम से इन माफ़ियों ने ही आपको इस तक पहुँचाया है। और ये माफ़ी हैं जो अपनी तराशे बुत को ज़मीन बोस करने की अहलियत रखते हैं। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्हें मायूस नहीं किया। मुनीस इलाही साहब के जो अज़ाइम हैं वो मेरा ख्याल है उसको ये पता ही नहीं है कि अगर शीरो शक्कर भी हो जाए परवेज़ इलाही या इमरान खान साहब और मुनीस इलाही साहब, तो मुनीस इलाही
आपका तहरीक इंसाफ में फ्यूचर ज़ीरो है। आप तहरीक इंसाफ को जानते ही नहीं है कि वहाँ किसी के पास स्पेस नहीं है। बाकी रहे नाम अल्लाह का, हमाल एंड एल ब्लॉक और शाह साहब।